नमस्कार, जोहार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस आप सभी के लिए बहुत ही खास इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 12 आर्ट्स वालों का ज्योग्राफी का, जी हाँ, भूगोल का जो है तीसरा चैप्टर मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं। एकदम सटीक और आसान भाषा में हम लोग जो है समझने वाले हैं। हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप जो है कॉपी कलम निकाल के जो है बैठ जाइए और हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को जो है आप कॉपी में उतारने की कोशिश कीजिए और उसको 1 से 2 बार जो है रिवीजन करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। पूरी गारंटी देता हूँ कि 1 से 2 बार रिवीजन करने के बाद आपको पूरा कंटेक्स्ट जो है याद हो जाएगा। पूरा आसान भाषा में आपको जो है बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक जो है आप लोगों को पढ़ना होगा उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस क्लासेस में हम लोग जो है जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं मानव विकास। और यह जो चैप्टर है काफी खास है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, इस क्लासेस में यानी इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग जो है सबसे पहले जो है वृद्धि और विकास के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। यानी कि ग्रोथ, जो कि ग्रोथ होता है, मानव में जो ग्रोथ हो रहा है उसको लेकर हम लोग पढ़ने वाले हैं और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है मानव विकास की परिभाषा और मानव विकास से रिलेटेड कुछ पॉइंट को हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो है मानव विकास सूचकांक के बारे में यानी HDI के बारे में। उसके बाद जो है मानव विकास का मापन के बारे में समझेंगे। उसके बाद मानव विकास के स्तंभ के बारे में। उसके बाद जो है मानव विकास के उपागम के बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लासेस में आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। वीडियो लाइक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ जो है जल्दी जल्दी शेयर कर देना, जरूर से शेयर करेंगे। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो भी विद्यार्थी अभी तक जो है क्लास 12 के बैच में आप लोग नहीं जुड़ पाए हैं, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप जो है एप्लीकेशन यानी कि जो ABC कोचिंग एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से जा करके आप जो है डाउनलोड कर लीजिए और क्लास 12 के जो है बैच में अभी भी मौका है, आप जुड़ जाइए, है ना। तैयारी आप लोग के बेहतर तरीके से तैयारी वहां पर हो रही है, चलाई जा रही है और एक PDF आप लोग को वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आगे हम लोग जो है टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और जो है इस चैप्टर को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं वृद्धि और विकास के बारे में। देखिए, वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ और जो है डेवलपमेंट के बारे में। प्यारे बच्चों, आप समझिए कि ग्रोथ यानी कि वृद्धि, ये एक मात्रात्मक यानी कि जो है ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होती है यानी मात्रात्मक होती है, जिसका मूल जो है सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। वृद्धि का याद रखिएगा, वृद्धि क्या है, वृद्धि जो है मात्रात्मक हो सकता है। वृद्धि जो है यह क्या है, मात्रात्मक होती है और इसका मूल जो है वो सकारात्मक और जो है नकारात्मक दोनों हो सकता है, यानी कि प्लस में भी और निगेटिव में, दोनों में हो सकता है ना। और अर्थात जब कोई चीज अगर में मात्रा में बढ़ती है, जब किसी चीज की मात्रा अगर बढ़ती है, जैसे कि देश की जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, तो उस देश की कमाई यानी पैसों में देखा जाए तो उसकी बढ़ोतरी जो है होती है ना। और इसमें जो है वृद्धि कहेंगे, है ना। प्यारे बच्चों, आप इसको उदाहरण के तौर पर आप जो है इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि आप समझिए कि मान लीजिए कि किसी गांव की जनसंख्या जो है 1000 है, किसी गांव की जनसंख्या कितना है, 1000 लोग है और बढ़कर जो है 1010 जो है हो गई है। इसका मतलब है कि सिर्फ लोगों की संख्या में बढ़ी है। अगर जो है यहाँ पे देखा जा रहा है इसमें सिर्फ जो है लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वृद्धि। इसे क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए विकास के बारे में यानी डेवलपमेंट के बारे में। यह गुणात्मक, ये जो है गुणात्मक होता है। विकास क्या होता है, यह गुणात्मक होता है, जिसका अर्थ हमेशा जो है सकारात्मक बदलाव और जीवन की गुणवत्ता में सुधार से होता है। यानी कि कह सकते हैं अर्थात जब चीजें बेहतर होती है और जिंदगी आसान होती है, खुशहाल और अच्छी जो है बनती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। अब देखिए, विकास के भी कई चरण हैं। विकास के जो है कई पहलू हैं, जैसे कि स्कूल का बनना, ये विकास कहलाएगा, ग्रोथ नहीं कहलाएगा। ये जो है विकास कहलाएगा कि उस जो है गांव में जो है विकास हुआ है। क्या हुआ है भाई, नया स्कूल बना है ना। ज्यादातर बच्चे जो है पढ़ाई जो है कर पाएंगे स्कूल होने के कारण से विकास हुआ है ना। अस्पताल जो है अच्छे बन रहे हैं, ये भी विकास हुआ है। या जो है गरीबी जो है कम हो रहा है, ये विकास के स्तर को दर्शाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा विकास यानी डेवलपमेंट जो है गुणात्मक सुधार, सकारात्मक बदलाव होता है, जिसमें कि अगर नया स्कूल बन रहा है किसी गांव में तो वो जो है विकास कहलाएगा।
है ना। ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो विकास कहलाएगा, ज्यादातर बच्चा जो है पढ़ने की कोशिश कर रहा है विकास कहलाएगा, अच्छे जो है अस्पताल की जो है निर्माण हो रहा है विकास कहलाएगा, है ना। याद रखिएगा, बेरोजगारी कम हो रही है विकास कहलाएगा, यानी गरीबी जो है कम हो रही है वो विकास कहलाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं, मतलब सिर्फ ज्यादा होना ही नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाना विकास कहलाता है। यानी कि सिर्फ अगर जो है वृद्धि हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसको हम विकास नहीं कहेंगे, उसके साथ साथ जो है जो है जीवन बेहतर बन रहा है, तब हम कह सकते हैं कि विकास हो रहा है, तब ये डेवलपमेंट हुआ है, ये हम कह सकते हैं। प्यारे बच्चों आगे हम लोग समझेंगे कि विकास का उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए कि उसी गांव में अगर नई स्कूल खुल गए हैं तो विकास है, अच्छा अस्पताल बन जाए, अच्छी सड़क बन जाए, लोगों को नौकरी मिलने लगे, इससे लोगों का जीवन बेहतर हो जाए, इसे हम विकास कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, मान के चलिए उदाहरण के तौर पर कि जैसे जैसे बच्चे जो है बड़े होते हैं उनकी जो है ऊंचाई और वजन भी बढ़ता है, ऊंचाई भी बढ़ रहा है, वजन भी बढ़ रहा है, लंबाई भी बढ़ रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी जो है समझदारी बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता आती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेवलप कहेंगे, विकास कहेंगे। यानी बच्चों में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बच्चों में मान कर उसकी ऊंचाई बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि बच्चों की वृद्धि आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है उसमें समझदारी आ रहा है ना, सोचने समझने की शक्ति आ रहा है, क्षमता आ रहा है, तो अब कहेंगे कि वहां पे उस बच्चे में जो है क्या हुआ, विकास हुआ है, डेवलप हुआ है। इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में उतारते जाइएगा। देखिए एक सवाल है कि वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है। बच्चों आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वृद्धि तथा विकास में निम्नलिखित अंतर होते हैं। लेफ्ट साइड आपको जो है वृद्धि लिख देना है और राइट साइड आपको जो है क्या विकास लिख देना। उसके बाद भाषा इस प्रकार से बना के जो है आपको अंतर दर्शाना है। वृद्धि में लिखेंगे यह मात्रात्मक परिवर्तन संख्या को दर्शाता है, और विकास में लिखेंगे गुणात्मक परिवर्तन जीवन स्तर में सुधार को दर्शाता है। वृद्धि में लिखेंगे कि इसे जो है आसानी से मापा जा सकता है, और विकास में लिखेंगे इसे सीधे नहीं मापा जा सकता है बल्कि जीवन स्तर देखकर जो है समझा जा सकता है। देखिए याद रखिएगा, इसी का उदाहरण लिखेंगे, इसे आसानी से मापा जा सकता है, जैसे कि जनसंख्या, आय, उत्पादन हो गया। और वृद्धि में लिखेंगे तीसरा पॉइंट कि यह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। और विकास में लिखेंगे यह मूल्य सापेक्ष होता है। इसमें क्या लिखेंगे विकास में, यह जो है मूल्य जो है सापेक्ष का होता है ना। चौथा लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको अंतर जो दिखा, तीसरा नंबर कह रहे हैं यह धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। कौन, वृद्धि। विकास लिखेंगे यह हमेशा जो है सिर्फ धनात्मक होता है, यह हमेशा धनात्मक होता है। चलिए विकास में लिखेंगे कि यह मूल्य जो है निरपेक्ष का होता है, सिर्फ संख्या से मतलब होता है, जैसे कि ढोलकपुर गांव की जो है जनसंख्या। और उसी में विकास में लिखेंगे कि यह जो है मूल्य सापेक्ष का होता है, जैसे वही ढोलकपुर गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुविधाएं की वजह से लोगों के जीवन में सुधार हुआ है, तो ये विकास का उदाहरण कहा जा सकता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, वृद्धि और विकास में क्या अंतर हो सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप कि प्यारे बच्चों इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा और एक से दो बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, और एक से दो बार रिवीजन करने के बाद आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर। देखिए आगे दिया गया है कि मानव विकास, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। देखिए मानव विकास होता है क्या है, इसको आप सबसे पहले समझिए। देखिए मानव विकास का अर्थ होता है कि लोगों के विकल्पों में अगर वृद्धि हो रहा है और उनका जीवन स्तर क्या है वो सुधर रहा है, तो हम कहेंगे कि मानव में विकास हो रहा है। जैसे कि केवल जो है आर्थिक वृद्धि नहीं बढ़ रहा है, इसके अलग अलग जो है पहलू भी हो सकते हैं, बिंदु भी हो सकते हैं। चलिए इसको आप समझिए। देखिए मानव विकास को समझिए कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, यह प्रक्रिया केवल आर्थिक वृद्धि, पैसे का बढ़ाना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य केंद्र बिंदु मानव और उसका कल्याण से है। ये इस अवधारणा को गहराई से समझने के लिए इसे कुछ मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन सा मुख्य भाग है इसको भी हम लोग समझेंगे। पहले मुख्य जो है आपका मानव विकास के बारे में आप लोग अच्छे समझ गए कि मानव विकास जो है सिर्फ लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना ही नहीं, बल्कि उसके बीच में जीवन स्तर के सुधार से भी मतलब रखता है। यानी कह सकते हैं कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, यह प्रक्रिया केवल आर्थिक वृद्धि, पैसों को बढ़ाना तक सीमित नहीं, बल्कि इसका मुख्य केंद्र बिंदु मानव और उसका कल्याण से
जो है संबंध रखता है उसको हम लोग मानव विकास कहेंगे। देखिए मानव विकास को जो है अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, उसको जो है बांटा गया है। देखिए पहला होता है मानव विकास के जो है 3 मुख्य आयाम। तो देखिए इसका समझिए, यदि किसी देश में मानव विकास को मापना हो तो इन 3 क्षेत्रों को देखा जा सकता है। पहला, दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन, लोगों की अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले ताकि वे लंबी और स्वास्थ्य जिंदगी जो है जी सके। तो ये पहला पहलू हो गया। दूसरा यहाँ पे कह रहा है, दूसरा मुख्य आयाम हो जाएगा शिक्षा व ज्ञान, यानी कि समाज में साक्षरता दर अधिक हो और लोगों तक जो है शिक्षा की पहुंच आसान हो। तीसरा हो जाएगा उच्च जीवन स्तर, यानी लोगों के पास अपनी बुनियादी जरूरतें भोजन, कपड़ा, मकान पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन और क्रय शक्ति जो है होना चाहिए, यानी इनकम होना चाहिए। ये जो है मानव विकास के 3 जो है मुख्य आयाम है, दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन, शिक्षा व ज्ञान और उच्च जीवन स्तर। तो इसको आप लोग प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में इसको आप लोग नोट करते जाइए, कॉपी में इसको क्या कीजिएगा, नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये पहला पहलू था। अब दूसरा पहलू जो है मानव विकास का देखते हैं। दूसरा पहलू हो जाएगा कि डॉक्टर महबूब अल हक और जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन का योगदान। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझेंगे, डॉक्टर महबूब उल हक इन्होंने जो है 1990 में पहला जो है मानव विकास सूचकांक यानी HDI तैयार किया था। इनके अनुसार जो है विकास का अर्थ लोगों के विकल्पों का विस्तार है ताकि वे सार्थक जीवन जी सके, है ना। लेकिन प्रोफेसर जो है अमर्त्य सेन का कहना है, इनका है उनके द्वारा, यानी इन्होंने जो है किसने, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा इन्होंने क्षमता उपागम, है ना, उपागम दिया और उनका मानना था कि स्वतंत्रता में वृद्धि और मानव क्षमताओं का जो है विकास ही वास्तव में जो है मानव विकास कहा जाता है। तो ये प्यारे बच्चों डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में और प्रोफेसर अमर्त्य, है ना, अमर्त्य सेन, ये दोनों को आप लोग एक बार जो है रिवीजन कर लेना, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब समझते हैं मानव विकास क्यों जरूरी है। देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि मानव विकास क्यों जरूरी है, भैया क्यों जरूरी है। चलिए उसको समझते हैं। इसको आप लोग कॉपी में उतारते जाइएगा, लिखेंगे ये केवल देश की GDP को नहीं बल्कि लोगों की खुशहाली को जो है मापता है। यह समाज से असमानता, गरीबी, निरक्षरता को कम करने में मदद करता है। इससे जो है नागरिकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता और समाज में सम्मानजनक स्थान मिलता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मानव विकास जो है जरूरी होता है, यही कारण है कि मानव विकास जरूरी होता है। तो क्लियर है, इसको आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड प्रश्न है कि मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग अभी समझे हैं कि मानव विकास जो है लोगों के विकल्प और क्षमताओं का विस्तार करने का एक जो है प्रक्रिया है ताकि वे एक ऐसा जीवन जी सके जिसे वे मूल्यवान समझते हैं। यह समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर जो है जोर देता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मानव विकास को परिभाषित आप लोगों को कर देना है। क्लियर है। मानव विकास से रिलेटेड जो भी सवाल है आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। कहीं पे दिक्कत होगा एकदम फटाक से पूछिएगा, एकदम घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपका भैया आपके साथ है, आपका दोस्त आपके साथ खड़ा हुआ है ना। और आप लोगों की क्लासेस जो भी है जबरदस्त चल रही है। क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताते जाइएगा। साथ ही प्यारे बच्चों आप झारखंड के किस जिला से हैं जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा में आप लोग जो है शामिल होने वाले हैं, एक बार नीचे कमेंट में आप लोग जो है अपना जिला का नाम जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं प्यारे बच्चों मानव विकास सूचकांक के बारे में। मानव विकास सूचकांक के बारे में यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में यानी HDI के बारे में। चलिए देखिए मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एक जो है सांख्यिकीय उपकरण यानी कि स्टैटिकल टूल है। यह किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर को मापता है। इसका प्रतिपादन 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा किया गया था। इसे हर साल जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP अपनी जो है रिपोर्ट में जारी करता है। देखिए मानव विकास सूचकांक जो है ये जो है अलग अलग पहलू पर जो है निर्भर करता है। जैसे हो गया स्वास्थ्य जिसमें कि लंबा और स्वस्थ जीवन जो है निर्धारित होना चाहिए। शिक्षा जो कि ज्ञान तक को हर एक
हर एक तक जो है वो ज्ञान पहुंच सके, जीवन स्तर जो है अच्छा होना चाहिए, है ना, सभी जो है सभी जीवन स्तर जो है उसको मिल सके। तो इस प्रकार से जो है क्या था, स्वास्थ्य जीवन स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीनों पर जो है ये जो है इसकी जो है रिपोर्ट तैयार होती है। क्लियर है, क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे हम लोग चलते समझते हैं एचडीआई के मुख्य जो है सांकेतक, यानी कि जो मानव विकास सूचकांक है उसके जो कुछ जो है तीन जो है मुख्य जो है संकेतक है उसको समझिए। देखिए एचडीआई आकलन यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आकलन मुख्य रूप से जो है तीन बुनियादी आयामों के आधार पर किया जाता है। पहला स्वास्थ्य यानी हेल्थ, दूसरा शिक्षा और तीसरा होता है संसाधन, है ना। चलिए अब यहाँ समझिए, देखिए स्वास्थ्य में इसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मापा जाता है, और इसका जो है मतलब है कि उस देश में एक व्यक्ति औसतन कितने साल जो है जीवित रहता है। स्वास्थ्य का मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अगर जीवन जो है जी रहा है, उनका जो जन्म है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो है ये मापदंड मापा जाता है कि वो कितने साल तक जो है जीवित रहता है, स्वस्थ है, इस आधार पर जो है इसका मापन किया जाता है। क्लियर है। शिक्षा, अब देखिए एजुकेशन के बारे में, इसे दो आधारों पर जो है मापा जाता है। पहला आधार है कि स्कूल जाने के अपेक्षित जो है वर्ष, यानी कि एक बच्चा जो है औसतन जो है कितने साल तक जो है वो स्कूल में जो है बिताए हैं, स्कूल गए हैं। स्कूल जाने के औसतन वर्ष यानी कि 25 वर्ष या उनसे अधिक जो है उम्र के वयस्कों ने जो है औसतन जो है कितने साल जो है शिक्षा वो प्राप्त किया है। तो ये जो है दो जो है आपका पॉइंट है, दो आधार है एजुकेशन का, शिक्षा का। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं संसाधनों तक पहुंचना, यानी कि एक्सेस टू रिसोर्सेज। देखिए समझिए कि इसे जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी जीएनआई पर कैपिटल के आधार पर अमेरिकी डॉलर यानी पीपीपी में मापा जाता है। यह लोगों के जीवन स्तर और क्रय शक्ति को दर्शाता है, जीवन स्तर और क्रय शक्ति को दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों ये जो है एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है ये तीन जो है पहलू में जो है बांटा गया है, और तीनों पहलू को आप लोग पूरी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, पढ़ लिए हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि एचडीआई पैमाना और जो है आपका स्कोरिंग जो कि 0 से 1 तक रहता है। देखिए एचडीआई की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है और जो पैमाना होता है और इससे रिलेटेड जो स्कोरिंग किया जाता है उसको हम लोग समझ लेते हैं, है ना। देखिए आगे देखिए यहाँ समझिएगा कि एचडीआई स्कोर हमेशा जो है 0 और जो है 1 के बीच ही रहता है। इसको आप लोग नोट कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। एचडीआई का स्कोर यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर होता है वो 0 और 1 के ही बीच होता है। स्कोर 1 में जितना जो है करीब होगा उस देश में मानव विकास का स्तर उतना ही ऊंचा माना जाएगा, और इसी के स्कोर के आधार पर देशों को जो है 4 श्रेणियों में जो है बांटा गया है। इसके आधार पर देश को जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला अति उच्च श्रेणी, उसके बाद उच्च श्रेणी, तीसरा है मध्यम श्रेणी और चौथा है निम्न श्रेणी। देखिए अति उच्च श्रेणी में यानी वेरी हाई कैटेगरीज में रखा गया है वो 0.800 और उसके ऊपर जैसे कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड जैसे देश जो है शामिल है ना। और उच्च श्रेणी में आता है 0.700 से लेकर के 0.799 के बीच, है ना। चलिए अब मध्यम वर्ग यानी मीडियम जो होता है वो 0.550 से लेकर 0.699 के बीच होता है, और निम्न यानी कि लो कैटेगरी में आता है 0.550 के से नीचे जैसे कि नाइजर, चांद और दक्षिणी सूडान जो है देश शामिल हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये उदाहरण भी आप समझिएगा, एग्जाम में सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि नॉर्वे या स्विट्जरलैंड में बताइए कि उसका जो है एचडीआई पैमाना जो है कितना है, स्कोरिंग कितना है, तो आप क्या कहोगे 0.800 और उससे ऊपर है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि वर्तमान में भारत की जो स्थिति है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर 2023-24 का जो है उपरांत, देखिए वर्तमान में भारत की जो स्थिति है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, देखिए न्यूनतम जारी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो एचडीआई स्कोर जो है वो कितना है
0.644 है। इस स्कोर के साथ जो है भारत दुनिया में जो है 134वें स्थान पर है। पूरे वर्ल्ड में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो है श्रेणी देखा जाए तो वह जो है 134वें स्थान पर है ना। भारत को जो है मध्यम मानव विकास वाली श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों, है ना, समझ गए होंगे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। मानव विकास के 4 जो है मुख्य स्तंभ के बारे में। देखिए मानव विकास के 4 जो है मुख्य स्तंभ है। समता यानी कि समानता, सतत पोषणीयता यानी स्थिरता, उत्पादकता और जो है सशक्तिकरण। देखिए जिस प्रकार किसी इमारत को खड़े रहने के लिए स्तंभों यानी पिलर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव विकास की अवधारणा भी इन 4 स्तंभों पर टिकी है और इन चारों स्तंभों का विस्तृत वितरण नीचे दिया गया है। इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे समता के बारे में यानी कि समानता के बारे में, उसके बाद सतत पोषणीयता यानी स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण के बारे में समझने वाले हैं। इसको बारीकी से आप लोग अच्छे से समझिए, इसको आप लोग अच्छे से जो है समझते जाइएगा और कहीं पे दिक्कत होगा प्यारे बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर एक भोजपुरी में जो है शायरी कहिए, तो भोजपुरी में एक शायरी है कि तोहरा रूठ गैला से सारा जहान रूठ गइल बा, तोहरा के रूठ गैला से सारा जहान रूठ गइल बा, ऐसन लागा था कि आसमान से चांद रूठ गइल बा, और तोहरा बिना भी जियल भी का जियल बा, है ना, तोहरा बिना जियल भी का जियल बा मेरा तो सुगनिया। यानी कह रहा है कि तोहरा बिना का जियल, तोर बिना जियल भी का जियल बा ए सुगुनिया, तू रूठ जालू तो लागता शरीर से जान रूठ गइल बा। इस प्रकार से जो है ना शायरी है ना। चलो थोड़ा सा उतना राइमिंग नहीं बन पा रहा है क्योंकि भोजपुरी में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हिंदी में कहोगे तो हम हिंदी में कह देंगे कि ऐसे कि छोटा सा शायरी है, हो चुका है आगाज रण की युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगा जिसका संघर्ष हो जाए। ये तो भाई आपके लिए मोटिवेशनल है कि आप लोगों के संघर्ष अगर जारी है, तैयारी बरकरार चल रहा है तो आपकी जो है सफलता आपको हासिल होगी। आप मेहनत कर रहे हैं, उस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो भैया आपका जो है स्कोर जिस हिसाब से आप टारगेट रखें ना, वो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ वो टारगेट आपका पूरा हो। इस बार भी आप लोग इस बार भी बोर्ड की परीक्षा में टॉप करें, ठीक है। चलिए आगे हम प्यारे बच्चों ये जो 4 स्तंभ है, ये 4 स्तंभ है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और जो है सशक्तिकरण, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं बारी बारी से। चलिए सबसे पहले समझेंगे समता यानी इक्वालिटी, है ना। चलिए इक्वालिटी को समझते हैं। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है समता समान अवसर जो है उपलब्ध कराना, लिंग, जाति, आय, प्रजाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना होना, सभी लोगों को जो है सभी लोगों की संसाधनों तक पहुंच जो है समान रूप से जो है सुनिश्चित करना, ये जो है समता कहलाता है, यानी कि ये जो है समानता को दर्शाता है। चलिए आगे समझते हैं सतत पोषणीयता के बारे में, यानी कि सतत पोषणीयता, इसको जो है आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए अवसरों और संसाधनों को या की नियंत्रण उपलब्धता बनाए रखना, प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का जिम्मेदार प्रबंधन करना, पर्यावरण, वित्तीय और मानव संसाधनों का इस तरह उपयोग करना ताकि भविष्य की पीढ़ियों के अवसर जो है कम ना हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सतत पोषणीयता कहेंगे। क्लियर है ना। सतत पोषणीयता के बारे में भी आप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं उत्पादकता के बारे में, है ना। चलिए उत्पादकता के बारे में, चलिए प्यारे बच्चों इसको फटाफट से जो है आप लोग उतारते जाइए। मानव श्रम की क्षमता और जो है कार्य कुशलता में निरंतर वृद्धि, है ना, निरंतर वृद्धि, निरंतर यानी कि लगातार जो है वृद्धि करना, मानव विकास की क्षमता और कार्य कुशलता में निरंतर यानी कि लगातार जो है वृद्धि करना, लोगों के ज्ञान को बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर ध्यान केंद्रित करना, मानव को देश का मुख्य धन मानकर उसकी क्षमताओं का संवर्धन करना, उसे जो हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादकता कहेंगे। क्लियर है। चलिए अब जो है लास्ट जो स्तंभ है HDI का जो लास्ट स्तंभ है वो क्या है, सशक्तिकरण। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों कि लोगों को अपने विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और शक्ति देना, है ना। सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस और जन
उन्मुख सरकारी नीतियों के माध्यम से क्षमता बढ़ाना, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को विशेष रूप से मजबूत करना, ये जो है सशक्तिकरण कहलाता है। क्लियर है? देखिए ये चार जो स्तंभ था, ये जो है आपका चार स्तंभ जो था, है ना, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और जो है सशक्तिकरण, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर दीजिएगा, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे टॉपिक आता है बच्चों की मानव विकास के उपागम के बारे में, इसको भी आप लोग जो है कॉपी में लिखते जाइएगा। देखिए मानव विकास के जो है चार ये मुख्य जो है उपागम है, मुख्य जो है चार जो है उपागम है ना। मानव विकास को मापने के लिए और समझने के लिए जो है भिन्न दृष्टिकोण है, जो केवल आर्थिक वृद्धि से आगे बढ़कर मानव जीवन की गुणवत्ता सुधारने पर जोर देते हैं, ये उपागम है। पहला उपागम, जैसे कि मैंने कहा कि मानव विकास के कितने उपागम, तो चार उपागम है। पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है न्यूनतम आवश्यकताओं का उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। तो ये चारों उपागम को हम लोग बारी बारी से डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषा को हम लोग समझने वाले हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग जो है समझे, है ना, एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा और अच्छे से जो है कॉपी में उतारते जाइए। चलिए आय उपागम के बारे में समझेंगे। यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। इसमें विकास को सीधे तौर पर व्यक्ति की आय यानी इनकम से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि यदि आय का स्तर अगर ऊंचा होगा तो मानव विकास का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। क्लियर है? आय उपागम के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। क्लियर ना? एकदम प्यारा बच्चा नीचे कमेंट करते जाइएगा, एकदम समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक, आगे देखिए कल्याण उपागम के बारे में समझेंगे, वेलफेयर अप्रोच के बारे में। यह उपागम मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी के रूप में जो है देखता है। यह तर्क देता है कि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर जो है अधिकतम खर्च करना चाहिए और इसमें जो है लोग स्वयं सक्रिय नहीं होते, बल्कि सरकार द्वारा जो है कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से उनका जो है विकास किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है कल्याणकारी जो उपागम है, ये कल्याण उपागम है। क्लियर है? चलिए अब तीसरा जो है, तीसरा उपागम है न्यूनतम आवश्यकता उपागम यानी कि बेसिक नीड अप्रोच के बारे में। देखिए इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने जो है प्रस्तावित किया है। इसके तहत जो है मानव की जो है 6 बुनियादी आवश्यकताओं की पहचान की गई है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा भोजन, चौथा है जलापूर्ति और पांचवा है स्वच्छता और छठा है आवास। देखिए इसमें जो है मानवीय विकल्पों के चयन के बजाय इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति पर जोर दिया जाता है। देखिए ये जो है आपका न्यूनतम आवश्यकता उपागम में क्या कह रहा है कि यह जो मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से रिलेटेड होता है ना, जो ये परिश्रम से श्रम संगठन से रिलेटेड, और इसकी आवश्यकता को समझने के लिए 6 बुनियादी आवश्यकताओं की पहचान की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और होता है आवास। तो ये जो है 6 जो है ये 6 बुनियादी आवश्यकताओं के जरिए जो है न्यूनतम आवश्यकता उपागम को पहचाना जा सकता है। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं बच्चों क्षमता उपागम के बारे में यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में। देखिए इस उपागम का संबंध जो है प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर जो है अमर्त्य सेन से है। इसके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मानव की क्षमताओं का निर्माण करना ही विकास की कुंजी कही जाती है। जब इंसानों की क्षमताएं जो है बढ़ती है तो उनके पास जो है विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता भी बढ़ती है, जिससे जो है वास्तविक जो है विकास होता है, वास्तविक विकास होता है। क्लियर है? क्लियर है? क्षमता उपागम के बारे में भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ILO के बारे में। चलिए इसको हम लोग पूरा डिफाइन करते हैं, अच्छे से समझते हैं। क्लियर ना प्यारे बच्चों? एकदम क्लियर ना प्यारे बच्चों? तो फटाफट से जो है एकदम बिल्कुल प्यारे बच्चों एकदम उतारते जाइएगा। मजा आ रहा है ना क्लास करने में कि ना आ रहा मजा? एकदम मजा तो आना चाहिए। बिल्कुल एकदम, तब ना कहेंगे तो से कितना प्यार करीले तो के ना अंदाज बा, तो से कितना प्यार करीले तो के ना अंदाज बा, तो बिना हमरा इस दिल में कोई ना भी राजवा।
तू कहबो तो जियबे धानी, तू कहबो ता हम मर जाई, तू कहबो ता जियबो धानी, तू कहबो ता हम मर जाई। गाना तो बड़ा ध्यान से सुन रहा है बच्चा, लेकिन पढ़ाई ध्यान से नहीं हो रहा है, तो पढ़ाई भी ध्यान से होना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और बेहतर कार्य परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इसकी जो है प्रमुख विशेषताएं और कार्य जो है निम्नलिखित है। पहला, स्थापना और मूल्य बातें। स्थापना और मूल्य बातें, चलिए यहाँ आप समझिए। स्थापना, देखिए इसकी स्थापना जो है 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वार्षिक की संधि, है ना, वार्षिक की संधि के तहत जो है हुई थी। इसका जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसकी मुख्यालय स्थित है। और यह वर्ष जो है 1946 में जो है संयुक्त राष्ट्र UN की जो है पहली विशेष एजेंसी बना हुआ था, है ना। याद रखिएगा श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक न्याय के प्रयासों के लिए जो है 1969 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार से इसे जो है सम्मानित किया गया। और वर्तमान में इसे जो है 187 सदस्य देश हैं और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। क्लियर है? ये आपका हो गया प्यारे बच्चों आपका स्थापना और मूल्य बातें, जो कि आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO का, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है विशिष्ट त्रिपक्षीय संरचना। चलिए इसको हम अच्छे समझेंगे। देखिए ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसकी संरचना त्रिपक्षीय है। इसके नीति निर्धारित में तीन जो है पक्ष समान रूप से भाग लेते हैं। पहला जो है पक्ष होता है सरकार यानी गवर्नमेंट, दूसरा होता है नियोक्ता, और तीसरा होता है प्यारे बच्चों श्रमिक या मजदूर, है ना, श्रमिक या मजदूर। नियोक्ता का मतलब हो गया जो कंपनियां हैं, जिसका जो चीज करवा रहा है उसका जो मालिक है वो जो है निर्णय लेता है ना। ये तीन तरीके से, है ना, त्रिपक्षीय रूप से जो है इसकी जो है नीति निर्धारण होती है ना। तीन जो है मुख्य होता है इसका निर्धारण। याद रखिए कौन कौन सा, सरकार हो गया, कंपनियां मालिक हो गया, श्रमिक या मजदूर हो गया। क्लियर ना? चलिए आगे देखिए इसका मुख्य उद्देश्य और उसके कार्य को समझते हैं। देखिए याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मानक तय करना यानी कि काम के घंटे, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम मापन जो है तय करना। और इसका बुनियादी अधिकारों की रक्षा भी है, यानी कि कार्यस्थल पर जबरन जो है मजदूरी और बाल श्रम पर पूरी तरह से जो है उन्मूलन करना, यानी कि मनाही करना, यानी कि पूरी तरह से जबरन अगर जो है आपको मजदूरी नहीं कराया जा सकता है। श्रम मजदूरी पर जो है पाबंदी लगाई गई है। ये पूरे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए समान अवसर यानी रोजगार कार्यस्थल पर जो है लिंग, जाति, धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को जो है समाप्त करना, यानी कि सबको जो है समान जो है रोजगार मिलना चाहिए, समान जो है उसको जो है कार्यस्थल पर जो है काम करने का जो है मौका मिलना चाहिए। वो किसी भी जाति से बिलोंग करता है उससे जो है कोई लेना देना नहीं, कौन सा धर्म है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो स्त्री है पुरुष है कोई लेना देना नहीं, लेकिन सभी को जो है समान अवसर जो है देना चाहिए, समान अवसर, उसको समान रोजगार और कार्यस्थल पर उससे जो है काम मिलना चाहिए। ये चीजें हैं प्यारे बच्चों इसका जो है यानी कि ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये मुख्य उद्देश्य है और उसके मुख्य कार्य हैं। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं कि मानव विकास में योगदान। मानव विकास में इसका जो है काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसको समझेंगे कि जैसे कि आपने जो है पिछले प्रश्न में पढ़ा, पिछले हम टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं कि मानव विकास के जो है न्यूनतम आवश्यकता उपागम का प्रतिपादन जो है मूल रूप से ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही किया गया था, जिसमें जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति और स्वच्छता और आवास यानी 6 जो बुनियादी आयाम है उनके तहत जो है मानव विकास को इंडिकेट किया गया। जैसे ही बुनियादी जरूरतों पर जो है जोड़ दिया गया, जैसे ही बुनियादी जो है जरूरतों पर जो है जोड़ दिया गया। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों ये जो क्लासेस है यही पर हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है मानव विकास क्लास 12 ज्योग्राफी का ये मानव विकास तीसरा चैप्टर है ये खत्म हो चुका है। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये जो है छोटा सा चैप्टर है
लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिए एकदम रिवीजन हो जाएगा, है ना। रिवीजन 1 से 2 बार में कर लेगा बस, क्लियर हो जाएगा, टेंशन खत्म हो गया। देखिए ये जो आपका तीसरा चैप्टर है क्लास 12 का, आपका जो ज्योग्राफी का है ना, ज्योग्राफी का जो ये तीसरा चैप्टर था, ये पूरी तरह से प्यारे बच्चों द एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। प्यारे बच्चों अभी तक जो भी विद्यार्थी एप्लीकेशन में नहीं जुड़ पाए तो एप्लीकेशन में आप जल्दी जुड़ जाइए। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाकर के एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और क्लास 12 के बैच में आप लोग को जुड़ जाना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस क्लासेस को बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।